Dear students, welcome you all once again. तथ्य प्रकार एवं स्रोत के इस लेक्चर श्रृंखला में हम अंतिम कड़ी के रूप में तथ्यों के द्वितीयक स्रोत के बारे में चर्चा करेंगे। इसके पहले हम तथ्यों के द्वितीयक स्रोत का जो पहला प्रकार है, जिसे हम व्यक्तिगत प्रलेख या पर्सनल डॉक्यूमेंट कहते हैं, उसके बारे में हमने समझा है। आज हम जो दूसरा प्रकार है, जिसे हम सार्वजनिक प्रलेख या पब्लिक डॉक्यूमेंट कहते हैं, इसको समझने का प्रयास करेंगे और देखेंगे कि इसके कौन कौन से प्रमुख प्रकार और उदाहरण हैं। तो चलिए समझते हैं सार्वजनिक प्रलेख। द्वितीयक स्रोत के रूप में सार्वजनिक प्रलेख भी तथ्य संकलन का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। अन्य द्वितीयक स्रोतों की तुलना में यह अधिक प्रमाणित और विश्वसनीय होते हैं। यह सार्वजनिक हित को ध्यान में रखकर बनाए जाते हैं। इसे सरकारी, गैर सरकारी या अर्ध सरकारी संस्थाएं या समितियां सार्वजनिक उपयोग के लिए तैयार करती हैं और इसलिए ये अधिक प्रमाणित और विश्वसनीय होने की संभावना रखती हैं। सार्वजनिक प्रलेखों की दो श्रेणियां हैं, दो कोटि है। पहला प्रकाशित प्रलेख, यानी कि वे प्रलेख जो प्रकाशित हो चुके हैं, वैसे डॉक्यूमेंट्स जो पब्लिश्ड हैं, पब्लिक डोमेन में हैं। और दूसरा अप्रकाशित लेख, जो कि किसी कारणवश, मुख्य रूप से गोपनीयता के कारण, प्रकाशित नहीं हुए। प्रकाशित जो प्रलेख होते हैं उन्हें अनेक प्रकार की संस्थाएं, समितियां, विशेष करके सरकारी संगठन अपने संगठन के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए प्राथमिक तथ्य एकत्रित करते हैं या कराते हैं और लोगों की सूचना के लिए उन्हें प्रकाशित करते हैं। लेखा जोखा रखने के लिए या संबंधित संगठनों की वस्तु स्थिति से अवगत कराने के लिए इनकी प्रतियां सूचनार्थ तथा अग्रिम कार्रवाई के लिए भी भेजी जाती हैं। जब शोधकर्ता इन संकलित तथा प्रकाशित तथ्यों का अनुसंधान में प्रयोग करता है तो उसे हम द्वितीयक स्रोत कहते हैं। इसके मुख्य रूप से 6 प्रकार हैं। पहला, व्यक्तिगत शोधकर्ताओं के प्रकाशन। बहुत से शोधकर्ता और विशेष करके विश्वविद्यालयों में काम करने वाले जो शोधार्थी होते हैं, वे अपने शोध प्रबंध या लघु शोध प्रबंध प्रकाशित करवाते हैं। ये द्वितीयक स्रोत के अच्छे स्रोत हैं। ये स्रोत विश्वसनीय, प्रामाणिक और यथार्थ होते हैं। दूसरा स्रोत है शोध संस्थाओं के प्रतिवेदन। देश में या विदेशों में भी विभिन्न शोध संस्थान अपने अपने क्षेत्र में कार्य करते हैं। वैज्ञानिकों और शोधकर्ताओं के लिए उनके प्रतिवेदन को प्रकाशित करवाते रहते हैं। ये प्रकाशन दूसरे अध्ययनकर्ताओं के लिए अच्छे तथ्यों के स्रोत के रूप में उपयोगी होते हैं। तीसरा है समितियों तथा आयोगों के प्रतिवेदन। अनेक सरकारी और गैर सरकारी समितियां या समय समय पर बनाए गए आयोग अपने मैंडेट के अनुसार अनेक प्रकार के तथ्य एकत्रित करते हैं। ये अलग अलग विषय पे हो सकते हैं, जैसे जनगणना, अपराध, शिक्षा, बेरोजगारी, आरक्षण। ये समितियां और आयोग सार्वजनिक उपयोग के लिए तथ्यों तथा सामग्री को प्रकाशित करवाते हैं। राष्ट्रीय नियोजन समिति, भारतीय योजना आयोग, लोक सेवा आयोग, चुनाव आयोग, मध्य निदेश जांच समिति, अखिल भारतीय सुधार समिति आदि द्वारा बहुत से प्रतिवेदन समय समय पर प्रकाशित होते हैं। तो शोधकर्ता अपने आवश्यकता के अनुरूप
इन डॉक्यूमेंट से, इन प्रलेखों से आवश्यक सामग्री, सूचनाएं एकत्रित करके अपने अनुसंधान में उपयोग करता है। इसी प्रकार से जो चौथा प्रकार है वह व्यावसायिक संस्थाओं और परिषदों के प्रकाशन को हम ले सकते हैं। बहुत से ऐसे संगठन हैं जैसे बाल कल्याण परिषद है, या आर्थिक अथवा सांख्यिकी निदेशालय है, कृषि विभाग है, चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स है, योजना आयोग है। ऐसे बहुत से परिषद और इंस्टीट्यूशंस अपने समय समय पर विभिन्न प्रकार के प्रतिवेदन प्रकाशित करते हैं। यह भी द्वितीयक सामग्री को एकत्रित करने का एक अच्छा स्रोत है। इसी प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रकाशन भी हमारे लिए अत्यंत उपयोगी होते हैं, जैसे विश्व स्वास्थ्य संगठन, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक, वैज्ञानिक तथा सांस्कृतिक संगठन आदि के द्वारा एकत्र की हुई सामग्री जो समय समय पर प्रकाशित होती है, उसको एक विश्वसनीय स्रोत के रूप में अनुसंधानों में उपयोग किया जाता है। चौथा जो प्रकार है वह है पत्र पत्रिकाओं का। वर्तमान समय में हम सबको मालूम है कि बहुत तरह के पत्र और पत्रिकाएं, जिसमें समाचार पत्र भी है, शोध पत्रिकाएं भी हैं, जिनमें बहुत से लेख और संपादकीय और कॉलम्स छपते हैं, जिनके भीतर विषयों से संबंधित अनेक प्रकार की सूचनाएं और तथ्य सम्मिलित होते हैं। तो इनका उपयोग भी अनुसंधानकर्ता अपने अनुसंधान में करता है। फिर अप्रकाशित प्रलेख जो दूसरा स्वरूप है, अभी तक हम बात कर रहे थे जो पब्लिश डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी, जो अप्रकाशित प्रलेख भी होते हैं, जिसके भीतर अभिलेख, पांडुलिपियाँ, शोधकर्ताओं के प्रतिवेदन, अप्रकाशित लोक संस्कृति या लोक साहित्य या लोकगीत या शिलालेख इत्यादि इसके अंतर्गत आते हैं। लेकिन मुख्य रूप से अनेक सरकारी और अर्ध सरकारी या गैर सरकारी संगठन समय समय पर समाज से संबंधित सूचनाएं और तथ्य एकत्रित करते हैं, अनेक प्रतिवेदन तैयार करते रहते हैं ज़रूरत के हिसाब से। लेकिन कई ऐसे प्रतिवेदन होते हैं जो गोपनीय होते हैं, उनको प्रकाशित करना सार्वजनिक हित में नहीं होता है, इसलिए उन्हें प्रकाशित नहीं करवाया जाता। इसको अनुसंधानकर्ता विशेष लेख या विशेष प्रलेख कहते हैं, जिसे प्रतिरक्षा मंत्रालय, न्याय विभाग, पुलिस विभाग या अन्य सरकारी विभागों में ऐसे गोपनीय सूचनाएं एकत्रित की जाती हैं जिनका प्रकाशन नहीं होता है। लेकिन अनुसंधानकर्ता उन सूचनाओं को उन विभागों से आवश्यकतानुरूप प्राप्त करके और उनका उपयोग अपने अनुसंधान में करता है। तो इस प्रकार से ये प्रमुख प्रकार हैं सार्वजनिक प्रलेखों के, और अभी हम संक्षेप में इनकी थोड़ी उपयोगिता और इनकी सीमाओं के बारे में बात कर लेते हैं। सामाजिक अनुसंधान या सामाजिक सर्वेक्षण में प्राकल्पना के निर्माण और समस्या की व्याख्या के पूर्ण ज्ञान के लिए सार्वजनिक प्रलेख भी के द्वितीयक जो स्रोत हैं वो बहुत सहायता प्रदान करते हैं। पीवी यंग ने इन प्रलेखों के लाभों के बारे में बताते हुए कहा है कि इनके द्वारा सही प्रश्नों को पूछने में सहायता मिलती है तथा शोध कार्य में अंतर्दृष्टि प्राप्त होती है। ये तथ्य अध्ययन पद्धतियों के चुनाव में सहायता प्रदान करते हैं। इनके द्वारा प्राकल्पना के निर्माण तथा परीक्षण में सहायता मिलती है, और इनको पढ़ करके हम अपने अध्ययन में अनावश्यक पुनरावृत्ति से भी बच सकते हैं। लेकिन इस स्रोत की कुछ कमियां भी हैं। वो कमियां क्या हैं? सार्वजनिक प्रलेख द्वितीयक तथ्यों के अच्छे स्रोत अच्छे स्रोत तो होते ही हैं, परंतु इसकी सबसे बड़ी सीमा ये है कि
इनका उपयोग करने से पहले इनकी सार्थकता, विश्वसनीयता और प्रामाणिकता की अच्छे तरीके से जांच करना बहुत ज़रूरी है और जहाँ तक संभव हो उनका पूरक तथ्यों के रूप में प्रयोग करना ही उपयुक्त होता है। बाउले ने प्रकाशित सांख्यिकी के दुरुपयोग के बारे में सावधान करते हुए कहा था कि प्रकाशित सांख्यिकी को उसके अर्थ और सीमाओं को समझे बिना वैसे का वैसा मान लेना खतरे से खाली नहीं होता है और यह सदैव आवश्यक है कि ऐसी सांख्यिकी पर आधारित तर्कों को पूर्ण सावधानी के साथ समालोचना कर ली जाए। यही बात प्रकाशित तथ्यों पर भी लागू होती है। अतः हम कह सकते हैं कि द्वितीयक तथ्य जितने उपयोगी हैं उनके उपयोग में उतनी ही सतर्कता और सावधानी की आवश्यकता होती है। तो बच्चों, इस प्रकार से तथ्य के अर्थ, परिभाषाएं, उसके प्रकार, उसके स्रोत, इसके बारे में हमने विस्तार से इस व्याख्यान श्रृंखला में बात की है। आशा है यह आप सबके लिए एक उपयोगी प्रयास लगेगा और आप इसका लाभ जो है अपने नोट्स बनाने में और इसको समझने में लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।